हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज का वीडियो आप लोगों के लिए, मेरे लिए और सभी के लिए बहुत ज़्यादा ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि आज का ऐसा प्रोसीजर हम लोग सीखेंगे, एक ऐसा तरीका सीखेंगे जिससे आप किसी का भी जान बचा सकते हैं। जिसको दिल का दौरा आ गया है, जिसकी मतलब एकदम समझिए तो मर सकता है, लेकिन आप उसे एक नया जीवन दान दे सकते हैं, आप उसके जान को बचा सकते हैं। तो हार्ट अटैक, कार्डियक अरेस्ट की सिचुएशन में आप जो है इस प्रोसेस को अगर अपनाएंगे, इस प्रोसेस को अगर आप सीख लें तो आप जान बचा सकते हैं। तो ये जो हमारा है टॉपिक है वो है बेसिक लाइफ सपोर्ट, जिसे सीपीआर के नाम से भी जाना जाता है। तो ये जो मेनली प्रोसीजर है वो एक तरह का इमरजेंसी लाइफ सेविंग प्रोसीजर है। क्या है? इमरजेंसी लाइफ सेविंग प्रोसीजर है। यानी किसी को पता नहीं होता कि कब किसको कार्डियक अरेस्ट आ जाए, ठीक है, कब किसका हार्ट जो है वो काम करना बंद कर दे, उसकी सांसें नहीं आएंगे, उसके पल्स नहीं चलेंगे, उसके हार्ट बीट बंद हो जाएंगे, ठीक है, हार्ट बीट नहीं मिलेगा। तो इस कंडीशन में आप सीपीआर देकर पेशेंट का जान जो है वो 60% तक आप बचा सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग इस वीडियो में पढ़ेंगे इंट्रोडक्शन, यानी बीएलएस का इंट्रोडक्शन जानेंगे, बेसिक लाइफ सपोर्ट का। फिर कॉज ऑफ कार्डियक अरेस्ट, यानी क्या क्या कारण है कार्डियक अरेस्ट होने के। साइंस ऑफ कार्डियक अरेस्ट, यानी आप कैसे जानेंगे क्या क्या लक्षण हैं, ठीक है, कैसे जानेंगे कि किसी इंसान को कार्डियक अरेस्ट ही हुआ है। स्टेप्स प्रोसेसिंग सीपीआर, यानी कार्डियोपुल्मोनरी रिससाइटेशन जो सीपीआर है उसके कौन कौन से स्टेप्स हैं, यानी क्या पहले करना है, क्या क्या करना है जिससे आप किसी का लाइफ बचा सकते हैं, किसी को जीवन दान दे सकते हैं। व्हेन टू स्टॉप सीपीआर, यानी कि ये नहीं कि आपको देते रहना है, कब सीपीआर रोकना है ये भी आपको इस वीडियो में मैं बताऊंगी। कॉम्प्लिकेशन ऑफ सीपीआर, यानी कौन कौन सी कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं सीपीआर देने के बाद में, ठीक है। तो क्या क्या दिक्कतें हो सकती हैं। दिक्कतें छोटी मोटी होंगी वो ठीक हो सकता है, लेकिन सीपीआर ना देने की वजह से जो इंसान जो है वो मर सकता है, क्योंकि उसे दिल का दौरा आया है, उसे ऑक्सीजन मिल ही नहीं रहा हार्ट को, तो हार्ट काम करना बंद कर देगा। तो सबसे पहले हम लोग इंट्रोडक्शन पे आते हैं। तो इंट्रोडक्शन में हमारा है फॉर द लाइफ टू कंटिन्यू द बॉडी रिक्वायर्स एंड इनफ सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन, यानी कि हमें ज़िंदगी जीने के लिए हमें ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है। हमारे जो सेल हैं, जो हमारे शरीर का बेसिक स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट है, ठीक है। तो सेल को जीने के लिए ऑक्सीजन चाहिए, हमारे बॉडी को ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। हमारा ब्रेन डेथ हो सकता है अगर ऑक्सीजन ना मिले तो, ठीक है। तो द यूज ऑफ आर्टिफिशियल वेंटिलेशन विद एक्सटर्नल हार्ट कंप्रेशन इज कॉल्ड कार्डियोपुल्मोनरी रिससाइटेशन, यानी सीपीआर, कार्डियोपुल्मोनरी रिससाइटेशन, हृदय फुसफुसीय पुनर्जीवन, ठीक है। ये मेनली इसका हिंदी होता है। सीपीआर क्या होता है, तो देखिए नेचुरली तो आपका हार्ट पंप नहीं कर रहा, आपका जो हृदय है वो पंप नहीं कर रहा, क्योंकि उसमें ऑक्सीजन नहीं जा पा रहा। तो क्या होता है कि आप बाहर से दबाव डालते हैं, हार्ट कंप्रेशन, यानी हार्ट के पास आप ऐसे दोनों हाथों के सहारे दबाव देकर आर्टिफिशियली उन्हें वेंटिलेशन दे रहे हैं, ठीक है। दस दिस शुड बी स्टार्टेड इन ऑल कॉजेज ऑफ कार्डियक अरेस्ट। कार्डियक अरेस्ट का कुछ भी कारण हो, ठीक है, कार्डियक अरेस्ट होने पे आपको सीपीआर यानी बेसिक लाइफ सपोर्ट को ही सीपीआर कहते हैं, तो सीपीआर देने की ज़रूरत होती है। फिर हम लोग अब जानेंगे कि कार्डियक अरेस्ट के कारण क्या हैं। तो पहला है हार्ट अटैक, इलेक्ट्रिक शॉक, सफोकेशन, चोकिंग, ड्रोनिंग। हार्ट अटैक और कार्डियक अरेस्ट में क्या अंतर है? मेनली दोनों एक ही हैं। जब हमारे टिश्यूज़ में ब्लॉकेज हो जाते हैं, ब्लड वेजल्स में ब्लॉक हो जाएंगे, यानी खून का आना जाना, हमारे जो रेड ब्लड सेल्स हैं, लाल रक्त कणिकाएं हैं, उन्हीं में तो हीमोग्लोबिन होता है, ऑक्सीजन कैरी करते हैं वो, ठीक है। तो ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाएगा हमारे हार्ट में, तो क्या होता है कि ऑक्सीजन क्यों नहीं पहुंच पाएगा? क्योंकि हीमोग्लोबिन जो है वो रेड ब्लड सेल्स में होता है, और ब्लड का जो है ब्लड वेजल में अच्छे से बहाव नहीं हो पा रहा है, क्योंकि उसमें कुछ ना कुछ ब्लॉक कर गया है, ठीक है। तो
उसमें रोक लग जाएगा, यानी कुछ ना कुछ वहाँ पे रुकावट आ जाएंगे, ऑब्स्ट्रक्शन हो जाएंगे ब्लड वेजल में, जिसके चलते कि ब्लड फ्लो नहीं हो पाएगा, ऑक्सीजन नहीं पहुँच पाएगा हार्ट तक। तो उसके जो टिश्यूज़ हैं, जो कार्डियक मसल होते हैं, तो वो टिश्यूज़ से बने होते हैं। तो जो कार्डियक टिश्यू, जो कार्डियक मसल होते हैं, वो वहाँ पे डैमेज होने लगते हैं और हार्ट जो है वो पंप करना बंद कर देगा, हार्ट बीट नहीं होगा। तो इस कंडीशन में कार्डियक अरेस्ट हो जाता है। और हार्ट अटैक क्या है, मेनली ब्लड सप्लाई नहीं होता है हमारे हार्ट मसल्स को, ठीक है। तो हमारा इलेक्ट्रिक शॉक क्या है, तो इलेक्ट्रिक शॉक में क्या होता है कि मान चलिए कभी आपको शॉक लग गया, ठीक है, तो उस टाइम में आप सांस नहीं ले पा रहे हैं, ये भी एक कारण है जिस टाइम में आपकी ब्रीदिंग और सर्कुलेशन बंद हो सकती है। तो इस टाइम में आप CPR जो है वो दे सकते हैं, ये भी एक कारण है जिसके चलते कार्डियक अरेस्ट आ सकता है। सफोकेशन, यानी कि किसी रूम में आपको बंद कर दिया जहाँ पे कोई भी वेंटिलेशन, कोई भी फ्रेश एयर नहीं आ रहा है, तो उस टाइम में आपकी सांसें फूलने लगेंगी, आपके शरीर में ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी, तो उस टाइम में भी कार्डियक अरेस्ट आ सकता है आपको। चॉकिंग, यानी कि वही ब्लॉकेज हो जाएगा, कुछ फॉरेन पार्टिकल यानी कुछ आके गले में अटक जाएगा, जिससे कि हमारा जो एयरवे है वो ऑब्स्ट्रक्ट कर जाएगा, यानी जो हम लोग सांस लेने की नली है उसमें जो है वो रुकावट आ जाएगी, बाधा उत्पन्न हो जाएगी, कुछ फंस जाएगा, तो अब सांस नहीं ले पाएंगे अच्छे से, तो वही चॉकिंग हो जाएगा, कुछ फंस जाएगा, ठीक है। तो इस चलते भी हमारा कार्डियक अरेस्ट हो सकता है। ड्रॉनिंग, यानी कि कहीं आप नदी में, समुद्र में, पानी में जो है डूब रहे हो, नहर, तालाब, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। जिसको तैरने नहीं आता, फिर तैरते टाइम कभी हो जाता है कोइंसिडेंस कि डूबने लगते हैं, तो उस टाइम भी जो है वो कार्डियक अरेस्ट आ सकता है, ठीक है। रेस्पिरेटरी अरेस्ट हो गया, या फिर कार्बन मोनोऑक्साइड, CO के कारण भी, कार्बन मोनोऑक्साइड के चलते भी कार्डियक अरेस्ट हो सकता है। तो बहुत सारे कारण हैं कार्डियक अरेस्ट आने के, ठीक है। साइन ऑफ कार्डियक अरेस्ट, यानी कार्डियक अरेस्ट आया है, ये हम लोग कैसे कंफर्म करेंगे, कैसे जानेंगे कि किसी इंसान को कार्डियक अरेस्ट आया है। पहला होगा अनकॉन्शियसनेस, यानी कि वो बेहोश हो जाएगा, वो होश में नहीं रहेगा, ठीक है। नो पल्स इज इन नेक, सॉरी यहाँ मिस प्रिंट है, ठीक है। नो पल्स इन नेक, PULSE, पल्स IN, इन और नेक, ठीक है। यानी हमारे जो गर्दन है, नेक, उसमें हमारे दोनों साइड, ठीक है, ये जो ट्रैकिया है उसके दोनों साइड में, ठीक है, आर्टरी होती है, कैरोटिड आर्टरी, तो उसको हम लोग फील करेंगे। अगर वो पल्स नहीं मिलेगी तो फिर हम समझेंगे कि कार्डियक अरेस्ट है, ठीक है। यानी बेहोश रहेगा इंसान, उसकी पल्स नहीं मिल रही है, कैरोटिड पल्स, और वो जो है वो सांस भी नहीं ले पा रहा, ब्रीथिंग भी नहीं हो रहा, एब्सेंस ऑफ ब्रीदिंग, ठीक है, नो हार्ट बीट, और उसका हार्ट बीट भी नहीं मिल रहा। तो ये चारों कंडीशन होने पे आपको समझ लेना है कि पेशेंट को कार्डियक अरेस्ट आया है और उसे CPR देने की ज़रूरत है, ठीक है। अगर आप CPR देते हैं तो 60% उनके जो हैं जीवन बचने की चांसेज हैं, यानी उनके लाइफ को आप सेव कर सकते हैं। तो देखिए, कैरोटिड आर्टरी ही हम लोग क्यों नापते हैं, उस टाइम क्यों देखते हैं कैरोटिड आर्टरी को, तो कैरोटिड आर्टरी जो है वो लास्ट डिजअपियरिंग पल्स है, यानी कि सबसे लास्ट तक वो पल्स हम फील कर सकते हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पे हमारे कैरोटिड आर्टरी को दिखाया, यानी इंटरनल कैरोटिड आर्टरी और एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी, यानी कैरोटिड आर्टरी हमारे नेक के दोनों साइड होती है और इंटरनल और एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी होती है, ठीक है। एडल्ट में मेनली हम लोग यही आर्टरी चेक करते हैं, इसी आर्टरी के थ्रू पल्स चेक करते हैं, ठीक है। और बच्चों में हमारा मेनली ब्रैकियल और फीमोरल होता है, एपिकल होता है, ठीक है। अब हमारा नेक्स्ट है स्टेप्स प्रोसेसिंग CPR। वेरीफाई सीन सेफ्टी, चेक रेस्पॉन्सिवनेस एंड गेट हेल्प, यानी कि कौन कौन से स्टेप हैं CPR के। सबसे पहले हमें सीन सेफ्टी देखना होगा, चेक रेस्पॉन्सिवनेस, यानी कि रिस्पॉन्स चेक करना होगा पेशेंट का, गेट हेल्प, और फिर क्या करना होगा कि हेल्प के लिए बोलना होगा किसी को, यानी कॉल फॉर हेल्प के लिए। The first person who arrives at the side of potential cardiac arrest victim should quickly perform the following steps, यानी फर्स्ट पर्सन कौन है, जो देखता है, यानी कि किसी इंसान को कार्डियक अरेस्ट आया है, ठीक है, और कोई वहाँ से गुजर रहा है और उसने देखा कि इस पेशेंट को कुछ दिक्कत है, बेहोश हो गया है, तो वो जो इंसान देखा है वो फर्स्ट पर्सन है। तो उसको, जिसको कार्डियक अरेस्ट विक्टिम, यानी कार्डियक अरेस्ट विक्टिम कौन है, जिसको कार्डियक अरेस्ट आया है, तो फर्स्ट पर्सन को क्या क्या करना होगा। तो सबसे पहले
वेरीफाई दैट द सीन इज़ सेफ़ फॉर यू एंड द विक्टिम, यानी सबसे पहले एक जगह ढूंढना होगा, यानी सेफ़ प्लेस पे ले जाना होगा, सुरक्षित स्थान पे, जो कि उस फर्स्ट पर्सन के लिए और उस कार्डियक अरेस्ट विक्टिम के लिए, यानी दोनों के लिए सेफ़ हो। चेक रेस्पॉन्सिवनेस, टॉप द विक्टिम्स शोल्डर एंड साउट आर यू ओके, यानी आपको उसका रेस्पॉन्स चेक करना होगा, पूछना होगा क्या आप ठीक हैं, आप कौन हैं, क्या आप ठीक हैं, ऐसे करके पूछना होगा ज़ोर से। उनके शोल्डर यानी उनके कंधे पे थपथपाना होगा और उनको ये पूछना होगा क्या आप ठीक हैं, ऐसे करके पूछिए उनसे। आपका नाम क्या है, ऐसे करके आप पूछ सकते हैं, जिससे वो कुछ रेस्पॉन्स करें। इफ़ द विक्टिम इज़ नॉट रेस्पॉन्सिवनेस, साउट फॉर नियरली हेल्प, अगर उसका कोई रेस्पॉन्स नहीं आता है तो आपको किसी दूसरे पर्सन को एकदम उसको आइडेंटिफाई करके यानी चिन्हित करके बोलना होगा, जो भी वो कपड़ा पहना हो जिस भी कलर का, तो उनको कहना होगा कि हाँ रेड शर्ट वाले भैया, रेड शर्ट वाली बहन, या फिर कुछ भी करके आपको उनको इंडिकेट करके बोलना होगा कि इस नंबर पे 108 पे, या फिर हर स्टेट का कुछ अलग होता है, तो 108 पे इमरजेंसी कॉल के लिए उनको बोलिए कि 108 पे आप कॉल करिए और बोलिए इस जगह पे एक इंसान को कार्डियक अरेस्ट आया हुआ है, यानी उसे ब्रीदिंग और उसका जो सर्कुलेशन है वो कुछ भी नहीं मिल रहा है, वो ब्रीथ नहीं कर रहा, उसका जो है पल्स भी नहीं मिल रहा है, हमने सीपीआर स्टार्ट कर दिया है, आप जल्दी से एम्बुलेंस लेकर आइए। ठीक है, इतना बोलना है आपको। चेक पल्स, टू परफॉर्म ए पल्स चेक इन अ एडल्ट, पैल्पेट अ कैरोटिड पल्स, यानी कि देखिए आपने कॉल फॉर हेल्प कर लिया, ठीक है, तो आपको पल्स चेक करना होगा। फिर क्या चेक करना है, आपको पल्स चेक करना है। टू परफॉर्म ए पल्स चेक इन अ एडल्ट, पैल्पेट अ कैरोटिड आर्टरी, यानी जो एडल्ट होगा, जो युवा होगा, उनमें आपको उनकी कैरोटिड पल्स को फील करना है, यानी जो हमारी गर्दन है उनके दाएं और बाएं साइड, यानी लेटरली देखिए तो वहाँ पे कैरोटिड आर्टरी होती है, उसे फील करना है। इफ़ यू डोंट डेफिनेटली फील अ पल्स विद इन 10 सेकेंड बीइंग हाई क्वालिटी CPR स्टार्टिंग विद चेस्ट कंप्रेशन, यानी अगर आपको पल्स नहीं मिलती है 10 सेकंड के अंदर, यानी 5 से 10 सेकंड आपको फील करना है। आपको पता कैसे चलेगा कि 5 से 10 सेकंड हो गए, तो आपको 1001 यानी 1001 1002 करके काउंट करना होगा। 1001 बोलने में आपको 1 सेकंड का टाइम लगता है, तो आपको इसी तरह काउंट करते हुए 5 से 10 सेकंड उनकी पल्स को फील करना है। अगर उनकी पल्स नहीं मिलती है तो आपको CPR देना है पेशेंट को, ठीक है। और CPR कैसे, हाई चेस्ट कंप्रेशन के साथ, यानी चेस्ट कंप्रेशन, चेस्ट पे दबाव डालना है और मुंह से सांस देना है। लोकेटिंग द कैरोटिड पल्स, फर्स्ट यू लोकेट द ट्रैकिया बाय यूजिंग 2 और 3 फिंगर। आपको क्या करना है कि अगर आपको कैरोटिड पल्स लेना है यानी फील करना है, तो आपको क्या करना होगा कि ट्रैकिया यानी हमारे गले में जो बीच में आपको हड्डी नुमा ढांचा ये मिल रहा है, तो उसके राइट और लेफ़्ट साइड दोनों साइड आप फील कर सकते हैं, तो 2 या 3 उंगली वहाँ पे आप रखिए और फील करिए। फील फॉर द पल्स फॉर एटलीस्ट 5 सेकेंड बट नॉट मोर देन 10 सेकेंड, यानी 5 से 10 सेकेंड आपको 1001 1002 करके काउंट करते हुए 5 से 10 सेकेंड आपको कैरोटिड पल्स को फील करना है। इसके बाद हमें क्या करना है कि पल्स नहीं मिलने पे एक्टिवेट द इमरजेंसी रेस्पॉन्स सिस्टम। अगर आपको पल्स नहीं मिला, सर्कुलेशन नहीं आ रहा है, ठीक है, फिर हार्ट बीट हम लोगों ने कान लगा के देखा तो हार्ट बीट भी नहीं महसूस हुआ, तब हमें कॉल फॉर हेल्प करना है, यानी इमरजेंसी रेस्पॉन्स सिस्टम को एक्टिवेट करना है। उसके लिए आपको 108 पे कॉल करने के लिए कहना होगा, किसी भी पर्सन को आइडेंटिफाई करके, ठीक है। हाई क्वालिटी CPR, इफ़ यू फाइंड नो ब्रीदिंग, नो पल्स इन अ विक्टिम, इमीडिएटली resumes हाई क्वालिटी CPR स्टार्टिंग विद द चेस्ट कंप्रेशन। अगर आपको ब्रीदिंग नहीं मिल रहा, ठीक है, और आपको पल्स भी नहीं मिला, तो उस टाइम में क्या करना है कि आपको तुरंत ही हाई क्वालिटी CPR स्टार्ट कर देना है, वो भी चेस्ट कंप्रेशन के साथ, ठीक है। सिंगल रेस्क्यूअर्स should use the compression to ventilation when giving CPR of victims of any age, यानी कि जो एक सिंगल रेस्क्यूअर है यानी एक ही CPR देने वाला व्यक्ति वहाँ प्रेजेंट है, तो उसे क्या करना है कि सबसे पहले चेस्ट कंप्रेशन देना है 30 बार और फिर 2 सांसें देनी, यानी 2 वेंटिलेशन देना है।
बच्चों में इसका रेशियो अलग होता है, एडल्ट में 30:2 है और जो चाइल्ड हैं, बच्चे हैं, उनमें है 15:2। चाइल्ड कैसे? जो 8 साल तक के उम्र के हों, ठीक है। स्टार्ट चेस्ट कॉम्प्रेशन 30:2 विद वेंटिलेशन एडल्ट विक्टिम, यानी एडल्ट विक्टिम में यानी जो युवा हैं, ठीक है, उनको क्या करना है कि चेस्ट कॉम्प्रेशन पे स्टार्ट करना है, जिसमें 30 चेस्ट कॉम्प्रेशन देना है, यानी 30 बार छाती को दबाना है और 2 बार मुंह से सांस देना है, ठीक है। रेट जो है मतलब कितने के रेट में देना है? 100 to 120 कॉम्प्रेशन पर 2 मिनट। लेकिन ये जो अभी नए गाइडलाइन के अनुसार 1 मिनट में आपको 100 से 120 कॉम्प्रेशन देना है, ठीक है। डेप्थ जो है वो 5 से 6 सेंटीमीटर होनी चाहिए, यानी 2 इंच समझिए तो आपको 5 से 6 सेंटीमीटर गहराई होनी चाहिए। आप स्केल से वहाँ नापने नहीं जाएंगे, आपको वहाँ अंदाज़ा लगाना है कि 5 से 6 सेंटीमीटर डेप्थ कितना हो सकता है, ठीक है। काउंट 1001 to 1006, ठीक है, यानी 1001 को बोलने में 1 सेकेंड का टाइम लग रहा, तो वैसे ही आपको 5 से 10 सेकेंड मिनिमम आपको लेना है, ठीक है। आफ्टर 30 चेस्ट कॉम्प्रेशन 2 ब्रीथ्स आर टू गिवन प्रोवाइड्स ऑक्सीजन टू सर्कुलेटिंग ब्लड, यानी 30 बार अगर आप छाती पे दबाव डाल रहे हैं यानी चेस्ट कॉम्प्रेशन दे रहे हैं तो 2 बार आपको मुंह से सांस देना है, ताकि उनके जो उनके जो ब्लड वेजल्स हैं उनमें ब्लड का सर्कुलेशन हो रहा है, तो उसमें ऑक्सीजन भी तो जाना चाहिए, ठीक है। तो आपको मुंह में सांस भर के जो बाहरी हवा है उन्हीं को मुंह में भर लेना है, सांस ऐसे ले लेना है मुंह से, और फिर उसमें जो है वो ऑक्सीजन रहता है, ठीक है। तो उसे आप ले लेंगे मुंह में और धीरे धीरे पेशेंट के मुंह में देंगे, ठीक है। मेथड क्या है, यानी वेंटिलेशन यानी मुंह से सांस देने का मेथड क्या है? माउथ टू माउथ ब्रीदिंग पहला स्टेप है, मुंह से मुंह आप सांस दे सकते हैं जैसे यहाँ इमेज में दिखाया गया है। दूसरा है माउथ टू मास्क ब्रीदिंग, यानी एक मास्क रख देना है पेशेंट के मुंह पे और फिर आपको सांस देना है। और एक है एम्बू बैग के थ्रू, यानी आर्टिफिशियल मैनुअल ब्रीदिंग यूनिट के थ्रू, यानी बैग टू मास्क ब्रीदिंग, यानी पेशेंट के मुंह में मास्क लगा रहेगा और एक ऐसे बैग की तरह होगा, उसे दबाना है तो बाहर से ऑक्सीजन पेशेंट के मुंह में आता है मास्क के थ्रू। तो ये 3 मेथड है मेनली, माउथ टू माउथ, माउथ टू मास्क और बैग टू मास्क, ठीक है। इस तरीके से हम लोग पेशेंट को वेंटिलेशन दे सकते हैं। अगर आप मुंह से मुंह सांस दे रहे हैं पेशेंट को तो उस टाइम में 2 तरीके होते हैं। तो उसमें एक चीन लिफ्ट मेथड होता है, हेड टिल्ट चीन लिफ्ट मेथड, और दूसरा होता है जॉ थ्रस्ट मेथड, ठीक है। तो ये 2 मेथड के थ्रू आप पेशेंट को मुंह से मुंह सांस दे सकते हैं। तो आप इस इमेज में देख सकते हैं कि किस तरह से चेस्ट कॉम्प्रेशन देना है। तो ब्रेस्ट बोन देखिए, हमारे स्टर्नम है ब्रेस्ट बोन, तो देखिए जहाँ पे ये पॉइंट आसमानी कलर का दिखाया हुआ है वहाँ पे आपको, यानी देखिए दोनों निप्पल, ठीक है, दोनों निप्पल के बीच में जो हमारा ये ब्रेस्ट बोन है वहाँ पे आपको चेस्ट कॉम्प्रेशन देना है। चेस्ट कॉम्प्रेशन आर परफॉर्म्ड बिटवीन द निपल्स, यानी ये जो दोनों निपल हैं हमारे, जो ब्रेस्ट का निप्पल जो होता है उनके बीच में जो है आपको ये कॉम्प्रेशन देना है। कॉम्प्रेशन देने के लिए आपका जो डोमिनेंट हैंड है, यानी जिस हाथ से आप ज़्यादा काम करते हैं तो उसको ऊपर रखना है, और जिस हाथ से आप कम काम करते हैं, यानी अधिकतर लोग तो राइट हैंड से ही काम करते हैं, तो उनको लेफ़्ट हैंड नीचे रखना है और राइट हैंड ऊपर रखना है, तभी तो आप अच्छे से दबाव डाल सकते हैं। तो इस तरह से डोमिनेंट हैंड को ऊपर रख के और आपको कॉम्प्रेशन देना है। चेस्ट कंप्रेशन टेक्निक, यानी तकनीक क्या है, टेक्निक क्या है चेस्ट कंप्रेशन देने का? पोजीशन योर सेल्फ एट द विक्टिम साइड, यानी आपको मैंने इमेज में दिखाया कि पेशेंट लेटा हुआ है सुपाइन पोजीशन में, और आपको जो है उनके साइड में अपने दोनों जो नी हैं उनके बल पे ऐसे मतलब आधा खड़े आधा बैठे उस पोजीशन में हो जाना है। मेक श्योर द विक्टिम इज़ लाइंग फेस अप ऑन द फर्म फ्लैट सरफेस, इफ़ द विक्टिम इज़ लाइंग फेस डाउन केयरफुली रोल हिम फेस अप, यानी कि आपको हेड टिल्ट चीन लिफ्ट वाले पोजीशन में, सुपाइन पोजीशन में पेशेंट को करना है, लिटा देना है, और उसके बाद पोजीशन योर हेड एंड बॉडी टू परफॉर्म चेस्ट कंप्रेशन, यानी अपने बॉडी को उस पोजीशन में ला लेना है जिस पोजीशन में आप चेस्ट कंप्रेशन दे सकते हैं, ठीक है। तो आपको आपके जो कंधे हैं और आपके हाथ जो हैं वो स्ट्रेट होने चाहिए। आपको पूरा बल जो है अपने कंधे से यानी अपने बैक से लगाना है, और
जो है इस तरह से अपने डोमिनेंट हैंड को ऊपर, और जो आपका लेफ़्ट हैंड है जिससे आप कम काम करते हैं उसको नीचे रख के ब्रेस्ट बोन पे दबाव डालना है, दोनों निप्पल के बीच में दबाव डालना है। ठीक है। पुल द हील ऑफ वन हैंड इन द सेंटर ऑफ द विक्टिम चेस्ट ऑन द लोअर हाफ ऑफ द ब्रेस्ट बोन। ठीक है, ब्रेस्ट बोन के लोअर हाफ यानी नीचे से भी, देखिए हाफ से भी नीचे, ब्रेस्ट बोन को अगर आप आधा करेंगे तो उससे भी नीचे वाले पॉइंट पर दोनों निप्पल के बीच में आपको क्या करना है कि चेस्ट कॉम्प्रेशन यानी वहाँ पे दबाव डालना है। Pull the heel of your other hand on the top of the first hand. At the end of each compression, make sure you allow the chest to recoil completely. यानी कि मैंने जो तरीका बताया कि आपका जो डोमिनेंट हैंड है, जिस हाथ से आप ज़्यादा काम करते हैं उसको जो है ऊपर रखना है, और जिस हाथ से आप कम काम करते हैं उसको नीचे रखना है, और इस तरह से दोनों को इंटरलॉक करके, और फिर जो है लोअर हाफ ऑफ ब्रेस्ट बोन यानी हमारा जो स्टर्नम है उसको आधा से नीचे, ऊपर से हम लोग आधा किए, फिर उससे नीचे वाले और हमारा जो निपल्स है उसके बीच में आपको पॉइंट करके वहाँ पे चेस्ट कंप्रेशन देना है, और ऐसा कंप्रेशन, ऐसा दबाव देना है, ऐसा दबाव डालना है कि उनका जो सर्कुलेशन है, जो ब्लड वेजल्स में जो सप्लाई नहीं आ रहा था, उनका हार्ट बीट नहीं आ रहा था, तो वो सब आने लगे। ठीक है, पेशेंट का जो है वो रिकॉइल हो जाए, यानी पेशेंट जो है थोड़ा थोड़ा इम्प्रूवमेंट आ जाए पेशेंट के बॉडी में। इसके बाद हमारा है व्हेन टू स्टॉप सीपीआर, यानी सीपीआर देना कब बंद करना है। गाइडलाइंस फॉर टर्मिनेशन ऑफ रिससाइटेशन आर, यानी सीपीआर कार्डियोपुल्मोनरी रिससाइटेशन, तो इसको कब रोकना है इसके लिए भी गाइडलाइन है। ठीक है। रिटर्न स्पॉन्टेनियस सर्कुलेशन, यानी पेशेंट में इम्प्रूवमेंट हो जाए, पेशेंट का सर्कुलेशन आ जाए और फिर जो उसका हार्ट जो है वो थोड़ा पंप करने लगे, तब आप जो है वो सीपीआर देना रोक सकते हैं। ठीक है। अराइवल ऑफ अरेस्ट टीम और इमरजेंसी मेडिकल सर्विसेज, यानी कि आपने जो इमरजेंसी कॉल करके एम्बुलेंस बुलवाया था, जो हेल्प मंगवाया था आपने, वो हेल्प आ जाए, यानी एम्बुलेंस आ जाए और पेशेंट को लेके चले जाए हॉस्पिटल, तब आप छोड़ सकते हैं सीपीआर देना, बंद कर सकते हैं। इफ़ द रेस्क्यूअर बिकम्स एक्सहॉस्टेड, यानी जैसे कि हम दे रहे हैं किसी को सीपीआर और हम पूरी तरह से थक गए हैं, मेरे अंदर जान नहीं है कि अब हम चेस्ट कॉम्प्रेशन और वेंटिलेशन दे सकते हैं पेशेंट को, तो आप खुद ही नहीं ज़िंदा रहेंगे तो पेशेंट की क्या जान बचाएंगे। तो आपको अपनी हालत देखते हुए फिर पेशेंट को देखना है। ठीक है। ये नहीं बोल रहे हैं कि उसको मरता छोड़ दीजिए, अपने आप को देखिए, आप अपने आप को भी देखिए और पेशेंट को भी देखिए। जब आप में क्षमता ही नहीं है देने की तो आप कोई फ़ायदा नहीं है देने का। ठीक है। अब हमारा नेक्स्ट पॉइंट है कॉम्प्लिकेशंस ऑफ सीपीआर। ठीक है। तो सीपीआर जो हम लोग कार्डियोपुल्मोनरी रिससाइटेशन, यानी जो हम लोग बेसिक लाइफ सपोर्ट का ये जो प्रोसेस है वो हम लोग कर तो रहे हैं। ठीक है। लेकिन पेशेंट में कुछ दिक्कतें आ सकती हैं, लेकिन पेशेंट का जो मेन वाइटल ऑर्गन हमारा जो हार्ट है वो तो सही हो जाएगा। ठीक है। उसका 60 to 70% चांसेस है कि वो ठीक हो जाएगा। तो इसके कॉम्प्लिकेशन क्या हो सकते हैं, हो सकता है कि आपकी रिब्स जो है वो टूट जाए, और बीएलएस यानी जो सीपीआर जो है, ये जो आप प्रोसेस कर रहे हैं उसको तभी सही माना जाएगा जब आपकी रिब्स टूट जाएगी, क्योंकि 5 से 6 सेंटीमीटर गहराई में जब आप छाती को दबाएंगे तो वहाँ की रिब्स की क्या हालत हो सकती है। इमेजिन कर सकते हैं किसी पेड़ की टहनी, पतली टहनी पे आप दबाव डाल रहे हैं, वो टूट जाएगा, आप भी गिरेंगे, वो टहनी भी गिरेगा। ठीक है। तो उसी तरह से हमारा रिब्स है। ठीक है। छाती का जो रिब्स है 12 पेयर में होता है, तो अगर आप वहाँ पे दबाव डाल रहे हैं तो आपकी रिब्स जो हैं वो टूट सकती हैं। ठीक है। स्केलेटल इंजरीज हो सकती हैं, विसरल इंजरीज, मायोकार्डियल एंड पुल्मोनरी कंट्यूजन्स, ब्लड इन पेरिकार्डियल सेक, न्यूमोथोरेक्स, लीवर एंड स्प्लीन रप्चर, गैस्ट्रिक परफोरेशन। हो सकता है कि आपके जो शरीर में ऑर्गन्स हैं, जो हमारे एब्डोमेन रीजन के, जो चेस्ट के आसपास है, उनमें इंजरी हो सकती है, चोट आ सकती है, क्योंकि वहाँ पे दबाव पड़ रहा है। ठीक है। तो वहाँ पे हो सकता है आपके हार्ट में, आपके लीवर में, स्प्लीन में, और आपके जो भी स्टमक हैं, गॉल ब्लैडर हैं, तो उन सब में हो सकता है कि डैमेज आ जाए, उन सब में थोड़ा सा नुकसान हो जाए, उन सभी ऑर्गन को थोड़ा थोड़ा। ठीक है। तो इससे परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। सबसे ज़रूरी अभी हमारा वाइटल ऑर्गन हार्ट है। ठीक है। एयरवे इंजरीज, हो सकता है कि आपका जो ट्रैकिया है और लैरिंक्स है तो उनमें थोड़ी सी इंजरी हो जाए। ठीक है। विंड पाइप और जो हमारा वॉइस बॉक्स है उसमें थोड़ा सा हो सकता है कि इंजरी हो जाए, लेकिन परेशान होने की ज़रूरत उसमें भी नहीं है। स्किन एंड
इंटीग्यूमेंट डैमेज हो सकता है, स्किन में थोड़ा सा डैमेज है, जब वहाँ इतना दबाव पड़ रहा है तो थोड़ा सर्कुलेशन वहाँ रुक जाए, तो उससे परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, वो भी ठीक हो जाएगा। सबसे मेन है हमारा हार्ट पंप करना बंद कर दे तो हमारे ब्रेन को ऑक्सीजन नहीं मिलेगा, ब्लड नहीं सप्लाई होगा बॉडी में। तो जब ब्लड ही सप्लाई नहीं होगा, हार्ट ही तो सारे बॉडी के ऑर्गन्स में जो है ब्लड सप्लाई करता है, किडनी हो गया, कहीं भी बॉडी पार्ट से कोई भी, तो ब्लड सप्लाई ही नहीं होगा तो वो तो ऐसे ही हम लोग मर जाएंगे। तो हार्ट का जब वो फंक्शन फिर से रिगेन हो जाएगा, फिर से वो काम करने लगेगा, तो हम अपने जो है जान को बचा। तो देखिए, ये जो हमारा बेसिक लाइफ सपोर्ट ऑफ रिससाइटेशन यानी कि BLS जो हम लोगों ने अभी पूरा पढ़ा टॉपिक, ये एग्जामिनेशन के व्यू से बहुत ज़्यादा ही इम्पॉर्टेंट है। हर एग्ज़ाम में, मेडिकल फील्ड में हैं आप तो आपके एग्ज़ाम में पूछना ही पूछना है। और ये अगर आप प्रोफेशनल नॉन प्रोफेशनल कोई भी कर सकते हैं इस प्रोसीडर को, बस जान बचाना ज़रूरी है। किसी भी मरीज़ को कार्डियक अरेस्ट आ गया तो उसका जान बचाना ज़रूरी है। तो इसके लिए एक ट्रिक है, DRSABCD, ठीक है। यानी DRS यानी डॉक्टर्स आप याद कर सकते हैं, डॉक्टर्स ABCD ये ट्रिक है। D से डेंजर, यानी सबसे पहले डेंजर यानी ख़तरनाक जगह से, यानी सड़क के बीच में किसी को कार्डियक अरेस्ट आ गया, कहीं किनारे में नदी समुद्र के पास आ गया, कहीं ख़तरनाक जगह पे आ गया, तो उससे आपको सुरक्षित स्थान, समतल स्थान पे पेशेंट को ले जाना है। इसके बाद हमारा आता है R, यानी R से क्या है कि रेस्पॉन्स चेक करना है, पेशेंट से पूछना है कि आप ठीक हैं, आप कौन हैं, क्या नाम है आपका, जिससे वो रेस्पॉन्स कर जाए, यानी उसके कंधे पे थपथपाना है और फिर उससे उनका रेस्पॉन्स यानी वो थोड़ा जवाब दे दे आपको, तो समझिए नॉर्मल है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। फिर आपको अगर वो रिस्पॉन्स नहीं करता है तो आपको क्या करना है, इससे सेंड फॉर हेल्प यानी इमरजेंसी जो है सर्विस के लिए आपको कहना है, यानी इमरजेंसी नंबर पे कॉल करवाना है किसी एक पर्सन को चिन्हित करके, यानी उनको कहना है कि रेड टी शर्ट वाले आप 108 पे कॉल करिए और एम्बुलेंस बुलाए। इसके बाद हमारा आता है A, यानी कि DRS डॉक्टर्स हो गया, उसके बाद A आता है। तो A से हमें एयरवे चेक करना है पेशेंट का, B से पेशेंट का ब्रीथिंग चेक करना है कैरोटिड पल्स को फील करके, और एयरवे उनका फील करना है, सर्कुलेशन, ब्रीदिंग सब कुछ चेक करना है, ठीक है, हार्ट बीट चेक करना। फिर C से अगर कुछ भी नहीं मिल रहा है, उनका सर्कुलेशन और ब्रीथिंग नहीं आ रहा, हार्ट बीट नहीं आ रहा, पेशेंट बेहोश है, तो उस टाइम में आपको CPR देना है, कार्डियोपुल्मोनरी रिससाइटेशन, यानी एडल्ट में 30:2, ठीक है। इस रेशियो में आपको देना है 30 कंप्रेशन, चेस्ट कंप्रेशन और 2 वेंटिलेशन देना है, ठीक है। 30 बार छाती पे दबाव डालना है और 2 बार मुंह से सांस देना है। और ये बच्चों में 15:2 है, यानी 15 बार छाती पे दबाव डालना है और 2 बार उन्हें मुंह से सांस देना है, ठीक है। तो ये जो रिससाइटेशन है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोसीजर है, आप समझ गए होंगे। तो D से हमारा जो लास्ट वर्ड है वो है कि डिफिब्रिलेटर, ठीक है। तो ये जो एक डिवाइस है, एक तरह का डिवाइस है हमारा, और इसका मेन मकसद हमारा है कि जो भी इलेक्ट्रिक शॉक वगैरह प्रोवाइड करना है पेशेंट को, कार्डियक अरेस्ट आ गया है, हार्ट अटैक आ गया है, तो उस कंडीशन में इलेक्ट्रिक शॉक के थ्रू पेशेंट का जो है वो रिगेन किया जाता है हार्ट का एक्टिविटी। तो डिफिब्रिलेटर जो है उसमें भी 2 फेज होते हैं, मोनोफेजिक, बाईफेजिक होता है। तो मोनोफेजिक में जो है वो बेस्ट माना जाता है, तो उसमें मेनली 120 से 200 जूल एनर्जी दिया जाता है पेशेंट को। और मतलब इसमें क्या होता है कि बाई डायरेक्शनल एनर्जी जाता है, बाई डायरेक्शनल 2 डायरेक्शन में एनर्जी जाएगा, और मोनोफेजिक में 1 डायरेक्शन में एनर्जी जाता है, तो उससे नुकसान हो सकता है। तो इसमें मेनली 360 जूल एनर्जी दिया जाता है पेशेंट को एक बार में, मोनोफेजिक में। तो इस तरह से डिफिब्रिलेटर जो है, जो बहुत ही अच्छी डिवाइस है एक तरह से। डिफिब्रिलेटर एक तरह का क्या है, डिवाइस है जिससे इलेक्ट्रिक शॉक दिया जाता है पेशेंट को। एक हार्ट के एपेक्स पे रखा जाता है, ठीक है, और एक जो है स्टर्नम के पास रखा जाता है। तो इस तरह से ये जो हमारा बेसिक लाइफ सपोर्ट जो टॉपिक है वो आपको समझ में आया होगा। ये एग्ज़ाम में इस तरह से आप इस टॉपिक को लिख सकते हैं। जब तक आप इसे प्रैक्टिकली देखेंगे नहीं तो आप उतने अच्छे से सीख नहीं पाएंगे। तो इसकी बहुत सारी वीडियोज़ जो हैं वो सोशल मीडिया पे आपको मिल जाएगी, यूट्यूब पे ही, और बहुत सारे अदर सोशल मीडिया पे। तो आप उसको देखिए, अच्छे से सीखिए, क्योंकि इसे प्रोफेशनलिस्ट भी कर सकते हैं और नॉन प्रोफेशनल भी कर सकते हैं। तो आप इसे अपनाइए और बहुत लोगों की जान बचाइए।
तो इससे अच्छा कुछ हो ही नहीं सकता कि आप किसी को जीवन दान दे रहे हों। ठीक है, तो इसी तरह से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट डे। तो थैंक यू फॉर वाचिंग माय वीडियो। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो ऐसे ही मेरे चैनल को सपोर्ट करते रहिए। धन्यवाद।